हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में साथ साथ नाम में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो संस्कृत का चैप्टर है वो 7, जिसका नाम है नीति श्लोका। तो नीति श्लोका जो चैप्टर है उसमें आपको हम बता दें कि कुछ नियम कानून के बारे में दिए गए हैं और कुछ ऐसे नियम कानून जो कि हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है, रोजमर्रा की जिंदगी में वो काफी इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है, उन चीजों से काफी हमें सीख मिलने वाली है। तो आइए सबसे पहले नीति श्लोका जो है उसके परिचय के बारे में पढ़ते हैं। परिचय क्या लिखा हुआ है, फिर इसके जो श्लोक दिए हुए वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहले लिखा हुआ है अयम पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य महाभारतस्य अध्याय 33-40 रुपया विदुर नीति संकलित। सबसे पहले हम इसको खंड करते हैं और इसका अर्थ निकालते हैं। लिखा है कि अयम पाठ का मतलब होता है यह पाठ सुप्रसिद्ध, मतलब कि सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के अध्याय 33 से 40 विदुर नीति से संकलित है। यानी कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि ये जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है, तो हम बोलेंगे कि नीति श्लोका जो पाठ है वो महाभारत से लिया गया है। फिर अगर आपसे पूछ दे कि महाभारत के किस अध्याय से लिया गया है, तो वहां पे हम बताएंगे कि अध्याय नंबर 33 से 40 के बीच में लिया गया है। फिर अगर आपसे पूछ दे कि ये मतलब किस नीति से संकलित है, तो हम बताएंगे कि ये जो चैप्टर है नीति श्लोका वो विदुर नीति से संकलित है। क्योंकि देखिए, आइए हम आगे देखते हैं कि विदुर नीति क्यों कहा गया है। युद्धम आसन प्राप्य धृतराष्ट्र मंत्री प्रवर विदुर स्वचितस्य शांतये कस्मिंचित प्रश्नानां नीति विषयकान् पृच्छति। लिखा हुआ है कि जो धृतराष्ट्र थे वो युद्ध से काफी घबरा कर, काफी बेचैन होकर अपने प्रखर मंत्री, जो प्रवर मंत्री थे, अच्छे मंत्री, जो जानकार थे, ठीक है, विदुर, उनसे कुछ नीति विषय से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अपने मन को शांत करने के लिए, अपने चित्त को शांत करने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं नीति विषय से, और उन्हीं क्वेश्चन को इसमें लिखा गया है। आइए फिर से देखते हैं। लिखा गया है कि युद्ध से परेशान होकर या घबरा कर, बेचैन होकर धृतराष्ट्र ने अपने प्रवर मंत्री विदुर से अपने चित्त को शांति करने के लिए कुछ प्रश्न नीति विषय से पूछते हैं। ठीक है, तेसाम समुचित उत्तरम विदुर ददाति। और जो विदुर जी हैं, जो विदुर महाशय जी हैं, जो मंत्री जी हैं, उन्होंने उनके सारे प्रश्नों का काफी अच्छे तरीके से उत्तर दिया है, जो कि हमें इसमें पढ़ना है। तदेव प्रश्नोत्तरम ग्रंथ रत्न विदुर नीति संकलित। और धृतराष्ट्र जी के पूछे गए सारे क्वेश्चन और विदुर जी ने उनका जो भी आंसर दिया है, उस क्वेश्चन और आंसर को सम्मिलित रूप से एक जगह लिख दिया गया है और उसी को हम बोलते हैं विदुर नीति। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विदुर नीति। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि विदुर नीति से लिया गया है, तो अभी हमने समझा कि विदुर नीति क्या होता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इयमपि भागवत गीते व महाभारतस्य स्वतंत्र ग्रंथ वर्तते। और ये जो विदुर नीति है वो महाभारत में भी मिलता है। महाभारत आप पढ़िएगा तो उसमें भी विदुर नीति के बारे में काफी अच्छी तरह से चर्चा किया गया है। तो ये तो रहा नीति श्लोका चैप्टर का परिचय। तो आइए हम पढ़ते हैं इसके श्लोक के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं नीति श्लोका में जो नियम दिए हुए हैं, जो श्लोक दिए हुए हैं, उसमें से जो पहला लाइन है उसको देखते हैं। पहला लाइन में लिखा हुआ है यस्य कृतम। यस्य मतलब होता है जिसके, कृतम मतलब होता है काम, शीतम मतलब होता है ठंडा, उष्ण मतलब होता है गर्मी, भय मतलब होता है डर, एंड रति मतलब होता है प्रेम, समृद्धि मतलब होता है अमीरी, एंड असमृद्धि मतलब होता है गरीबी। तो लिखा हुआ है कि लास्ट में पंडिता उच्यते, वैसे लोगों को हम वास्तव में पंडित कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे लोगों को पंडित कहते हैं। लिखा हुआ है कि वैसे व्यक्ति जिसके काम को ना ही ठंडा, गर्मी, सर्दी, प्रसाद, प्रेम, भय, डर, गरीबी, अमीरी से कोई मतलब नहीं होता है, दूर दूर तो कोई रिश्ता नहीं होता है, वैसे व्यक्ति को वास्तव में पंडित कहते हैं। अब इन चीजों को भाई वहां से जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं उसको तो समझ लें। दैनिक जीवन में प्रयोग कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए दो लड़के हैं, जिसमें से पहले ये है जो कि थोड़ा सा गर्मी लगा तो फिर हम काम पे नहीं जाएंगे, गर्मी लग रहा है, थोड़ा सा ठंडा लगा तो हम काम पे नहीं जाएंगे, ठंडा लग रहा है, थोड़ा सा मतलब कि पैसा हो गया पास में तो हम नहीं जाएंगे, हम बहुत अमीर हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वैसे व्यक्ति जिसके काम को इन सब चीज प्रभावित करती है, यानी उसको डर लग रहा है, उसके पास पैसा हो गया तो फिर उसको घमंड हो गया है, ठीक है,
उसको ठंडा लग रहा है तो नहीं जाएगा, गर्मी लग रहा है तो नहीं जाएगा, बरसात में नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें जिसके काम को प्रभावित करती है वैसे व्यक्ति को हम पंडित नहीं कह सकते हैं, यानी वैसा व्यक्ति अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसके काम को, यानी वैसे व्यक्ति जिसके काम को ठंडा, गर्मी, डर, प्रेम, समृद्धि, असमृद्धि से कोई मतलब नहीं हो, यानी ये सारी चीजें उसके काम को प्रभावित नहीं करती हो, तो वैसे व्यक्ति को वास्तव में क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। सिर्फ पंडित जात में जन्म लेने वाले को ही पंडित नहीं कहते हैं, वास्तव में पंडित किसे कहते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यानी कि वैसे व्यक्ति जिसके काम को ठंडा, गर्मी, डर, प्रेम, भय, गरीबी, अमीरी, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हर स्थिति में काम करने के लिए राजी रहता है, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? पंडित बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है सर्वभूतानां तत्वज्ञः। दूसरा जो है वो लिखा हुआ है कि सभी प्राणियों के तत्वों के बारे में जानने वाला, यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए, हम जितने भी इंसान इस धरती पर हैं वो सारे लोग 5 ही चीज से बने हुए हैं, यानी कि पंच तत्वार्थ ज्ञान। हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से ही मिलके बना हुआ है। ठीक है, क्षिति, जल, गगन, पावक, समीरा, 5 तत्वों से बना शरीर है। ये कहने का मतलब ये है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से ही मिलके बना है, और इसी 5 तत्व के अर्थ को समझना अच्छी तरह से ज्ञान होता है। ठीक है, और इन 5 तत्व के अर्थ को अगर हम समझ गए तो फिर भाई मतलब कि पंडित कहानी के लाइन में हम आ सकते हैं। लिखा हुआ है कि सर्व कर्मणाम योग्य। सर्व कर्मणाम योग्य कहने का मतलब यह है कि हमें सभी कामों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि बस एक काम पे हम डिपेंडेंट रहें और उसी काम पे हम मतलब लगे रहें। अगर वो काम मान लीजिए बंद हो गया, फिर दूसरी क्वालिटी, अगर दूसरी टैलेंट मेरे अंदर रहेगा तो ही तो हम आगे अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर सिर्फ उसी काम पे हम डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये बात भी होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है मनुष्याणाम उपायज्ञ, यानी कि मनुष्यों के बीच के रहकर उनके उपायों को, उनके मानसिकता को, उनके भावनाओं को हमें समझने की समझ होनी चाहिए। तो लिखा हुआ है दूसरा लाइन जो है उसमें भी पंडित के बारे में ही परिभाषा बता रहा है। पंडित कहने का सेंस यहाँ पे एक विद्वान निकलता है। ठीक है, पंडित कहने का मतलब ये नहीं जात, पंडित कहने का मतलब है कि यहाँ पे विद्वान का सेंस निकलता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरा में लिखा हुआ है कि सर्वभूतानां तत्वज्ञ, सभी प्राणियों के तत्वों को जानने वाला। सर्व कर्मणाम योग्य, सभी कर्मों के योग को जानने वाला। मनुष्याणाम उपायज्ञ, मनुष्यों के बीच के उपायों को जानने वाला। नर यानी कि मनुष्य पंडित उच्यते, यानी ऐसे मनुष्यों को वास्तव में पंडित कहा जाता है। ठीक है, तो पहला हमने क्या बताया? पहला हमने बताया कि जिसके काम को सर्दी, गर्मी, ठंडा, बरसात, ठीक है, प्रेम, भय, डर, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे वास्तव में क्या बोलते हैं? पंडित बोलते हैं। दूसरा हमने क्या बोला? दूसरा हमने बोला कि सभी प्राणियों के तत्वों को जानने वाले, सभी कर्मों के योग को जानने वाले, मनुष्यों के बीच के उपायों को जानने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वास्तव में उसे ही पंडित कहा जाता है। जो तीसरा नंबर है, वो तीसरा नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा नंबर मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में इसका हम बहुत ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये समझना है। देखिए लिखा हुआ है कि मूढ़ चेता नराधम। ठीक है, मूढ़ चेता नराधम कहने का मतलब ये है मूर्ख और नीच व्यक्ति। ठीक है, मूर्ख और नीच व्यक्ति। अनाहुत प्रविशति, बिना बुलाए जो प्रवेश करते हैं। अब बात समझिए, आपसे यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा कि मूर्ख और नीच व्यक्ति हम किसे कहते हैं, या फिर पूछ देगा कि मूढ़ चेता नराधम किसे कहते हैं, या फिर पूछ देगा कि नराधम के लक्षणों को लिखें। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से उल्टा पुल्टा करके पूछ सकता है, लेकिन आंसर आपका वही होने वाला है। तो इसका आंसर पहले समझिए कि हम भी मान लीजिए आपसे पूछ दिए कि मूर्ख व्यक्ति, नीची व्यक्ति किसे कहते हैं, तो लिखा हुआ है अनाहुत प्रविशति, यानी कि बिना बुलाए कहीं जाना। ठीक है, बिना बुलाए कहीं जाना, ये अगर जिसमें है तो उसे हम मूर्ख और नीच व्यक्ति कह सकते हैं। फिर लिखा हुआ है अपृष्ठ अपि बहुभाषते। ठीक है,
बिना पूछे बहुत बोलना। मान लीजिए कि आपको नॉलेज है, आपको सब कुछ आता है, लेकिन सामने वाला आपसे कुछ नहीं पूछ रहा है तो अपने से आपको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाद में वो बोल सकता है कि हम तुमसे पूछे थे, तुमने खुद से ही बताया, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि अनाहुत प्रविशति, जहां पे आपको न बुलाया जाए, ठीक है, जहां पे आपकी कद्र न हो वहां पे आपको नहीं जाना चाहिए। भाई सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ चीज होती है। दूसरा क्या है, अपृष्ट बहुभाषते, यानी जब तक आपसे कोई पूछे ना तब तक आपको कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। यानी कि बिना पूछे बहुत बोलने वाले लोग भी मूर्ख के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अविश्वसते विश्वसती, अविश्वासी लोगों पर विश्वास करना, ये बातें भी बहुत गलत है। देखिए, जब पहली बार किसी पे आप भरोसा करते हैं और वो आपसे झूठ बोलता है तो इसमें वो आपकी गलती नहीं होती, क्योंकि तो आपने तो पहली बार भरोसा किया है उस पे। इसमें तो वो इंसान की गलती है कि वो आपसे झूठ बोल दिया। लेकिन अगर फिर से वो अगर इंसान बोले कि नहीं भरोसा करो, ठीक है, बिलीव मी, मतलब अगला बार से ऐसा नहीं होगा, और फिर से हम क्या कर रहे हैं कि फिर से उस पर भरोसा कर रहे हैं, तो इस बार भाई साहब, इस बार उसकी गलती नहीं है, इस बार हमारी गलती है। अगर वो फिर से हमसे हमें झूठ बोलता है, फिर से अगर धोखा देता है, तो इस बार मूर्ख वो नहीं है, इस बार मूर्ख हम हैं, क्योंकि वो तो चालाक है, एक बार गलती करके एक बार झूठ बोल के फिर से हमें फंसा लिया। लेकिन हम एक बार फंस चुके हैं, एक बार धोखा खा चुके हैं और फिर भी हम उस पर डिपेंड हो गए, फिर भी उस पर हम भरोसा कर लिए, तो सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, हम, जो कि जानते हुए कि यहाँ पे खतरा और फिर हम हाथ लगा दिए, ठीक है। तो तीसरा लाइन का हमने क्या अर्थ बताया, तीसरा लाइन का अर्थ बताया कि बिना बुलाए कहीं जाने वाले, बिना पूछे बहुत बोलने वाले और अविश्वासी पर विश्वास करने वाले, ऐसे लोगों को मूर्ख और नीच व्यक्ति के श्रेणी में रखा गया है। तो ये जो 3 हमने अभी आपको बताया वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें।